हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम लोग बहुत शानदार तरीके से डिस्कस करेंगे पार्ट थर्ड कॉन इकोनॉमिक्स आईएससी का। हमने जो डिस्कस करा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को याद होगा। अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आप लोग जरूर याद रखिएगा। अब मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ 90% जो क्वेश्चन होगा इन्हीं क्वेश्चनों में से आप लोगों को आएगा। मैं 100% गारंटी नहीं कर सकता, लेकिन 90% जो क्वेश्चन होगा वो आप लोगों को इन्हीं तीनों पार्ट से, जो कि मैंने चैप्टर वाइज आप लोगों को एक तरीके से क्वेश्चन दिया है, उस चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को जरूर देख के जाइएगा। एक तरीके से आपका वहां पर सारा चीज, सारा कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर होता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पार्ट वन और पार्ट टू में हमने जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स को भी डिस्कस करा। ठीक है, और एक तरीके से कुछ चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स को भी हमने कवर करा वहां पर। और आज जो होगा वो थोड़ा सा जो जो भी बचा हुआ चैप्टर है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर। और याद रखिएगा क्योंकि आपका पेपर है 21st ऑफ फरवरी को, मतलब आज, मतलब अब 2-3 दिन बचा हुआ है भाई। तो 3 दिन में आप लोगों के पास जो सैंपल पेपर होगा वो मैं डिस्कस करूंगा, कुछ सैंपल क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, हर रोज। ठीक है, एक एक घंटे का वीडियो होगा तो उसको भी देखिएगा। और कुछ जो मैंने एक सब कंबाइन करके आईएससी बोर्ड के इकोनॉमिक्स का जो एक जितना भी वीडियोस है, जो जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं चैप्टर वाइज, तो वो भी मैं बनाकर जो कल होगा, कल शाम को एक तरीके से आप लोगों को डाल दूंगा 8:30 बजे। तो वो जरूर सीरीज देखिएगा, खास करके वो आईएससी के लिए ही है। ठीक है, उसमें सीबीएसई वाला बिल्कुल भी मिक्स नहीं है, तो आप लोग इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि सीबीएसई का पैटर्न थोड़ा सा अलग रहता है, आईएससी बोर्ड का पैटर्न थोड़ा सा अलग रहता है। और इकोनॉमिक्स जो होता है वो एक मेन सब्जेक्ट है आप लोगों का आगे चलकर भी, तो इसको ध्यान से जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जल्दी से और देखते हैं मनी और बैंकिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जा सकते हैं। तो पहला बोला गया, स्टेट द रीजन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई के फीचर। ठीक है, फीचर्स ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई क्या स्टॉक कॉन्सेप्ट है, उसको जरूर पढ़िएगा आप लोग। डिफरेंशिएट बिटवीन डिमांड पूल एंड द कॉस्ट पूल इन्फ्लेशन, इन दोनों के बीच में इन्फ्लेशन वगैरह के बारे में कि इन्फ्लेशन क्या होता है, अगर डिमांड की वजह से प्राइस में इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है, तो वहां इन्फ्लेशन क्या होता है। डिमांड डिमांड पूल अगर कॉस्ट के हिसाब से हुआ है तब, और डिमांड की वजह, अगर डिमांड बढ़ने की वजह से प्राइस बढ़ा है तो मतलब डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अगर कॉस्ट बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ा है तो एक तरीके से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, तो ये जरूर देखिएगा। डिस्कस अप टू कॉन्टिंजेंट फंक्शन। कॉन्टिंजेंट फंक्शन आप 3 याद करिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्राइमरी फंक्शन भी इंपॉर्टेंट है उतना, लेकिन अब कॉन्टिंजेंट फंक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ M1 M2 M3 मेजर्स ऑफ सप्लाई, कि M1 क्या होता है, M2 क्या होता है, M3 क्या होता है। ठीक है, ये तीनों आप लोग जरूर याद रखिएगा जो कि आरबीआई के द्वारा लागू किया जाता है, मेजर्स ऑफ सप्लाई। वाई सेंट्रल बैंक कंसिडर्ड एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट क्यों बोला जाता है आरबीआई को, कि कहीं भी पैसा अगर बैंक को ना मिले, बैंकों को, तो आरबीआई के पास चला जाए, आरबीआई के पास पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो वो लास्ट करता धरता रहता है। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, की इशू ऑफ करेंसी नोट और बैंकर ऑफ द बैंक होता है कि नहीं। सारे बैंकों का बैंक होता है वो, बैंकों, गवर्नमेंट का भी बैंक होता है और करेंसी इशू करता है। 1 रुपया का जो नोट होता है वो इशू नहीं करता है, और जो कॉइन होता है वो इशू नहीं करता है। ये दोनों इशू कौन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करता है। लेकिन जो नोट्स है, मतलब नोट्स में, मतलब 1 रुपया का छोड़कर जितने भी नोट्स हैं वो सब सारे नोट्स को जो इशू करता है कौन करता है, एक तरीके से आरबीआई करते हुए देखने को मिलता है। टू क्वालिटेटिव मेथड जैसे कि मोरल एसोसिएशन हो गया, क्रेडिट रेशनिंग हो गया। ठीक है, तो वो चीज जरूर याद रखिएगा। और आप लोग क्वांटिटेटिव मेथड जैसे सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया, ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया। ठीक है, ये सब सारी चीजें आप लोग थोड़ा सा देख के जरूर जाइएगा। ठीक है, हाउ डू कमर्शियल बैंक क्रिएट क्रेडिट, जो मल्टीप्लायर वाला जो है कि किस तरीके से मनी मल्टीप्लायर होता है, तो उसको भी K इज इक्वल टू 1/MP, एमपीसी 1 - एमपीसी होता है, जिसको 1/MPS भी बोल देते हैं। ठीक है, ये वाला तो दूसरा था। और यहाँ पर हम लोग 1/CRR था, है ना, 1/CRR था। ठीक है, मल्टीप्लायर का फॉर्म, तो वो भी थोड़ा सा देख के जरूर जाइएगा। और क्वांटिटेटिव कंट्रोल ऑफ मेजर जैसे कि मैंने बताया, सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, तो मनी इन बैंकिंग के इतने ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि आपको देखकर चलने पड़ेंगे। आते हैं आगे, थोड़ा सा आगे अगर देखा जाए, ठीक है, आगे अगर देखा जाए यहाँ पर तो क्या क्या है भाई, थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, आगे अगर देखा जाए तो यहाँ पर राइट टू डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या डिफरेंस है भाई। गिव अ टू डिफरेंस बिटवीन करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट बैलेंस क्या है। फिर मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत बैलेंस ऑफ पेमेंट को कैसे इम्पैक्ट हुआ भाई, मेक इन इंडिया के तहत। ठीक है,
कि क्योंकि हम लोग अपना बनाना शुरू हुए, क्योंकि हमारा पहले इंपोर्ट ज्यादा होता था, एक्सपोर्ट हमारा कम होता था, ठीक है। थ्री डिफरेंस बिटवीन कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इन करंट अकाउंट, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? ऑटोनोमस अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन जरूर याद रखिएगा, ठीक है। डिस्कस द कंपोनेंट्स इन विच इंक्लूड्स अ बैलेंस ऑफ पेमेंट, कौन कौन सा कंपोनेंट्स में बैलेंस ऑफ पेमेंट एक तरीके से इंक्लूड होता है। एडवर्स, कि अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट गड़बड़ाता है उसकी वजह से इकोनॉमी में क्या दिक्कत आ सकती है, वो चीज भी। एक्सप्लेन व्हेन द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज इन इक्विलिब्रियम, कि एक्सप्लेन कीजिए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम कब होता है, ठीक है। एंड टू कॉजेज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्या दो कारण बताइए जिसके वजह से डिसइक्विलिब्रियम होता है। डिस्कस द फोर मेथड ऑफ करेक्शन, चार मेथड बताइए जिसको हम लोग करेक्ट कर सकते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट को, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन रिवैल्यूएशन एंड एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, मतलब रिवैल्यूएशन और एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी के बीच में क्या क्या एक तरीके से डिफरेंशिएट है, ठीक है। देखो एक याद रखना कि डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी किसमें होता है भाई? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट ऑफ सिस्टम में होता है। और जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट ऑफ सिस्टम में होता है उसमें रिवैल्यूएशन और डिवैल्यूएशन होता है, ठीक है। तो ये देख के जरूर चलिएगा। एक्सप्लेन द फॉलोइंग मेथड ऑफ रिडेम्पशन ऑफ पब्लिक डेट, के पब्लिक डेट का रिडेम्पशन, डेट कन्वर्जन कैसे होता है, सिंकिंग फंड क्या होता है। हाउ इज द रेट ऑफ एक्सचेंज फ्लेक्सिबल मार्केट में, डायग्राम के साथ इसको जरूर देखिएगा। एंड हाउ द राइजिंग इम्पैक्ट ऑफ की फॉरेन एक्सचेंज, जो एक्सचेंज रेट्स कैसे इम्पैक्ट करता है नेशनल इनकम को, उसको भी जरूर देखकर चलना है आप लोगों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में, फिस्कल पॉलिसी इन द गवर्नमेंट, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट डू मीन बाय फिस्कल पॉलिसी, टू इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं फिस्कल पॉलिसी के, वो भी देखिएगा आप लोग, ठीक है। स्टेटेड टू डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स, ठीक है। डिग्रेसिव और रिग्रेसिव टैक्स के बीच में डिफरेंशिएट क्या है, ठीक है। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है वो भी देखिएगा। टैक्स रिसीट और नॉन टैक्स रिसीट क्या होता है, ये दोनों टैक्स और नॉन टैक्स रिसीट किसके अंदर आता है, ये भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट है कि रेवेन्यू रिसीट के अंदर आता है, ठीक है। मैंने बजट वाले चैप्टर में भी पढ़ाया, आप लोगों को जाके देख सकते हैं, ठीक है। मेंशन अ टू डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, रिफंडिंग एंड डेट कन्वर्जन ऑफ द टू मेथड ऑफ डेट रिडम्पशन, कि डेट रिफंडिंग एंड द डेट कन्वर्जन जो होता है वो दो मेथड है जिसके वजह से हम लोग डेट को रिडीम कर सकते हैं। तो दो मेथड, एक्सप्लेन दिस टू मेथड्स ऑफ अ डेट, इन दोनों को, रिफंडिंग और जो डेट कन्वर्जन है, उन दोनों को एक तरीके से आप एक्सप्लेन कीजिए। डिस्कस द फोर रीजंस ऑफ इंटरनेशनल बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट, चार रीजन बताइए कि जिसके वजह से जो गवर्नमेंट है वो बोरो करती है, ठीक है, अलग से, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, ये जरूर याद रखिएगा। फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट बहुत ज्यादा बार पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है। रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट के बीच में अंतर क्या है, और अगर डेफिसिट हो जाता है उसका इम्प्लीकेशन क्या है, घाटा की वजह से क्या क्या दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं कोई भी देश को। तो ये जरूर देख के चलेगा। नेशनल इनकम में कुछ क्वेश्चंस हैं, आप लोग ये देखिएगा, फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी मैंने डिस्कस करे, ठीक है, तो उसको भी देख के जरूर चलिएगा, ठीक है। आप बना के आप लोग आंसर भेज सकते हैं, मैं डिस्कस भी करूंगा वैसे, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन द मनी फ्लो एंड द इनकम फ्लो, रियल मनी फ्लो क्या होता है, मनी फ्लो होता है क्या, और रियल फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। डिफरेंशिएट बिटवीन द लीकेज एंड इंजेक्शन क्या होता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ मॉडल में देखिएगा। टू सेक्टर इकोनॉमी, थ्री सेक्टर इकोनॉमी और फोर सेक्टर इकोनॉमी मॉडल क्या क्या होता है, तो उसको जरूर देख के चलिएगा। फोर सेक्टर इकोनॉमिक मॉडल, ड्रॉ एंड डायग्राम ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ टू सेक्टर इकोनॉमिक मॉडल विद लीकेज एंड इंजेक्शन, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। थ्री मॉडल मैंने बताया पूरे डिटेल में वीडियो। डिफाइन अ कैपिटल गुड्स, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल गुड्स एंड कंजम्पशन गुड्स। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कैसे ऑब्टेन होता है, ग्रॉस मतलब जीएनपी एट अ मार्केट प्राइस से, तो ये भी देखिएगा। अगर जीएनपी एट अ मार्केट प्राइस 2000 करोड़ है, मतलब 2000 है मान लो, डेप्रिसिएशन 550 है, सब्सिडी इतना है, तो आप कैलकुलेट कीजिए एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट। एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट आपका क्या कहलाता है, नेशनल इनकम कहलाता है। और जो एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट होता है वो आपका डोमेस्टिक इनकम कहलाता है। मैंने नेशनल इनकम में बहुत शानदार तरीके से बताया, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन द रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी, उसको देख के चलिएगा। फिर आते हैं कि does the increase in the national income necessarily lead to the increase in the economic welfare, इसके बारे में। components of income method, और इसमें एक चीज जरूर याद रखिएगा आप लोगों को, जो एक वैल्यू एडेड मेथड और जो इनकम मेथड है, इन दोनों का प्रिकॉशन जरूर याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। प्रिकॉशन, ठीक है, प्रिकॉशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है, इसमें डोमेस्टिक इनकम, ये जरूर आप लोग बताइएगा। इसके पहले आप कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देख सकते हैं हमारा, तो अलग अलग से कॉन्सेप्ट बता रखे हैं,
ठीक है, या फिर मैं एक जो लॉन्गर वीडियो डालूंगा उसमें सारा जो 2 घंटे का वीडियो होगा उसमें लगभग सारे इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स आपके कवर होंगे। ठीक है, तो उसको जरूर देखिएगा। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, रेंट एंड इंटरेस्ट, इनडायरेक्ट टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, डेप्रिसिएशन, ये सब दिया हुआ है। आपको ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है और एक तरीके से डोमेस्टिक इनकम निकालना। डोमेस्टिक इनकम का मतलब एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है आपको। ठीक है, ये जरूर जरूर देखिएगा। नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी एट मार्केट प्राइस यहाँ निकालना है और यहाँ पर जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है आपको। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। तो ये क्वेश्चन है, जरूर ट्राई करिएगा। मैं बताऊंगा भी आगे चलकर। ठीक है, कल परसों तक, तो ये भी जरूर देख के चलिएगा आप लोग। नेशनल इनकम मतलब एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है आप लोगों को और यहाँ पर डोमेस्टिक इनकम निकालना है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर किसके हिसाब से है, यहाँ पर मिक्स्ड इनकम है, तो मतलब इनकम मेथड के हिसाब से निकलेगा। तो यहाँ पर एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट भी आप लोगों को निकालना है। यहाँ पर क्या है कि जीएनपी एट मार्केट प्राइस निकालना है। ये सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसको जरूर देख के चलिएगा। ठीक है, और सारे क्वेश्चंस को जरूर करिएगा एक बार थॉरोली, ताकि आपको पता चल सके और अच्छे तरीके से आप लोग इंप्रूवमेंट कर सकें। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, ठीक है, तीनों में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया है और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। 90% क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेगा और बाकी सैंपल पेपर में जो रिवाइज करवाऊंगा कल से, तो उसको जरूर देखिएगा। और जो वीडियोस होगा वो मैं एक ही साथ डालूंगा ताकि आप लोग क्विक रिवीजन कर सकें। थोड़ा सा आप लोग कैरी फॉरवर्ड मतलब फॉरवर्ड करके मतलब आप लोग स्पीड अप करके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी और बहुत ही शानदार तरीके से।